हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 8। तो चैप्टर 8 का नाम है मानव पर्यावरण अंतःक्रियाएं और उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो मानव पर्यावरण अंतःक्रियाएं, उष्णकटिबंधीय उपोष्णबंधीय क्षेत्र, कक्षा 7 भूगोल की अध्ययन सामग्री एवं नोट्स है ये। अध्याय में हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? हम इसमें अमेज़न बेसिन के जीवन, जलवायु, वर्षावन में लोग कैसे रहते हैं और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन कैसे बिताते हैं। तो अमेज़न बेसिन की बात करते हैं। अमेज़न नदी भूमध्य रेखा के बहुत करीब है। भूमध्य रेखा क्या होती है? ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब को जो इक्वल दो भागों में डिवाइड करती है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? भूमध्य रेखा, जिसे हम विषुवत रेखा और इक्वेटर भी कहते हैं। तो अमेज़न बेसिन जो है, अमेज़न जो नदी है वो इसके बहुत पास में है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से होकर बहती है। 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच में रहती है। इसे भूमध्य रेखा क्षेत्र भी कहते हैं। 10 डिग्री साउथ और 10 डिग्री नॉर्थ के बीच में, मतलब कि 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ के बीच का जो हिस्सा है ये हम क्या कहते हैं? इसे भूमध्य क्षेत्र। वह स्थान जहाँ एक नदी किसी अन्य जल स्रोत में मिलती है, नदी का मुहाना कहते हैं। यहाँ से मैंने कहा एक नदी निकल रही है जिसे अमेज़न बेसिन कहते हैं। यहाँ पर जो दूसरी नदियाँ आके मिलती है ना, और जिस जगह पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? नदी का मुहाना, नदी का मुंह जिसमें वो मिल रही है। अनेक सहायक नदियाँ अमेज़न नदी में आके मिलती है। ऐसे ही एक नदी के अंदर बहुत सारी नदियाँ आकर मिलती हैं। ठीक है, यहाँ नदी बेसिन ब्राज़ील के कुछ हिस्सों, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया के कुछ हिस्सों और वेनेजुएला के एक छोटे हिस्से का जल प्रदान करती है। अमेज़न बेसिन का जो क्लाइमेट होता है, वहाँ की जो जलवायु होती है, अब वो कैसी होती है? तो अमेज़न बेसिन की बात करें तो ये भूमध्य रेखा के, मैंने कहा था अभी पास में है, तो पास में है तो ये वर्ष भर कैसी रहती है? गर्म रहती है और आर्द्र रहती है। दिन रात लगभग दोनों यहाँ पे एक तरह से समान रूप के होते हैं, गर्म और आर्द्र मॉइस्चर वाले थोड़े से होते हैं। तो अच्छा, चिपचिपी भी होती है। यहाँ लगभग हर दिन बारिश होती है और बिना किसी चेतावनी के, मतलब कि हमें बारिश आने से पहले ही पता चल जाता है ना कि मौसम चेंज हो रहा है, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ होती ही रहती है। दिन का तापमान बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और आर्द्रता भी बहुत ज़्यादा, मतलब कि नमी, मॉइस्चर भी बहुत ज़्यादा होता है। रात में तापमान कम हो जाता है। आपने देखा होगा गर्मी के टाइम पे भी जब दिन में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है तो रात में वो कम हो जाता है, लेकिन मॉइस्चर वही बना रहता है। अमेज़न बेसिन में अगर वर्षावन की हम बात करें तो भारी वर्षा के कारण यहाँ घने जंगल उगते हैं, मतलब जंगल बहुत होते हैं। ये वन इतने घने होते हैं कि पत्तियों शाखाओं द्वारा अपनी एक छत बना लेते हैं, जिससे कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक पहुंच ही नहीं पाता। ऐसे ये इतने घने होते हैं। ऐसे ही ये एक इधर से इतना घना हो गया, ये हिस्सा इन्होंने क्या बना लिया? एक छत बना ली, जिससे कि नीचे बारिश का पानी पहुंच ही नहीं पाता। कि बारिश होती है तो यहाँ पे जैसे ये बारिश हो रही है तो ये ज़मीन तक पहुंच ही नहीं पाती। ज़मीन अंधेरी और नमी रहती है। यहाँ केवल छाया सहन करने वाले पेड़ ही उग सकते हैं। आर्किड, ब्रोमीलियाड पौधे परजीवी के रूप में उगते हैं। वर्षावन जीव जंतुओं से समृद्ध होते हैं। यहाँ पे जीव जंतु बहुत हैं। यहाँ टुकेन, हमीन बर्ड और पैराडाइज जैसे पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ बंदर, सुस्ती और चींटी खाने वाले टैपीज जैसे जानवर भी पाए जाते हैं। इन जंगलों में सरीसृप, सांप और मगरमच्छ ये सब भी पाए जाते हैं। वर्षावन के लोग रहते कैसे हैं? तो ये नदियों के किनारे पे शिकार करते हैं। क्या करते होंगे नदियों के किनारे? क्या मिलता होगा इनको? मछलियाँ मिलती होंगी। महिलाएं जो है वो फसलों की देखभाल करती थी, क्योंकि शिकार और मछली पकड़ना काफ़ी नहीं था, इसलिए महिलाएं अपने परिवारों को अपने द्वारा उगाई गई सब्जियां खिलाती थी।
लोग काट छाट कर जलाओ कृषि करते थे। जलाओ कृषि मतलब जल की कृषि। इनका मुख्य भोजन मेयुक था, जिसे कसावा भी कहते हैं। मेनियोक को कसावा भी कहते हैं, जो आलू की तरह ही होता है और ज़मीन के नीचे ही उगाया जाता है। मुख्य रूप से टैपियोका, अनानास और शकरकंद भी उगाते हैं ये लोग। वे रानी चींटियों और अंडे की थैलियों को भी खाते हैं। कॉफ़ी, मक्का और कोको जैसी नकदी फसलें भी उगाते हैं। वर्षावन घरों के लिए प्रचुर मात्रा में लकड़ी उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि मैंने अभी बोला कि वर्षावन बहुत घने होते हैं। अब घने होंगे इसका मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे लकड़ियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, तो लकड़ियाँ इन्हें प्रचुर मात्रा में ज़्यादा मिल जाती है। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते की भी हेल्प लेते हैं अपना जीवन यापन करने के लिए। अमेज़न बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। अमेज़न राजमार्ग ने वर्षावन के सभी हिस्सों तक पहुंच सुलभ बना दिया है। कौन था? अमेज़न राजमार्ग, मतलब कि एक रास्ता बना दिया गया जो अमेज़न के हिस्सों तक पहुंचने में ईजिली हेल्प कर रहा था। विभिन्न स्थानों पर पहुंचने के लिए और क्या यूज़ करते थे? वायुयान और हेलीकॉप्टर का भी यूज़ करने लगे। स्थानीय आबादी को क्षेत्र से बाहर खदेड़ दिया गया, उन्हें नए क्षेत्रों में बसाने के लिए मजबूर कर दिया गया। कहाँ की? वहाँ की जो आबादी थी। विकासात्मक गतिविधियों के कारण जैविक रूप से विधिक वर्षावनों का क्रमिक विनाश होने लगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा जंगलों को ख़त्म किया जा रहा है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जा रहा है, तो जैसे जैसे जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है तो लोगों की ज़रूरतें ज़्यादा बढ़ रही है और जो गतिविधियाँ भी ज़्यादा बढ़ रही है। हम नई नई टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण वर्षावन धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। हमें लकड़ियाँ चाहिए सोफ़े बनाने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए, नए नए मटेरियल बनाने के लिए, और हमें जगह भी चाहिए होटल बनाने के लिए, नई नई इलेक्ट्रिक कंपनी बनाने के लिए। तो हम धीरे धीरे क्या हो रहा है? वर्षावनों का विनाश होता जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। अब जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं उनके आसपास के लोग कैसे रहते थे? गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदियाँ मिलकर उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। बेसिन क्या होता है? बेसिन एक रास्ता होता है, ठीक है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जहाँ पे मिलती है वहाँ से ना वो फिर एक स्टार्ट कर देती हैं। तो ये हो गया बेसिन, ये गंगा और ये ब्रह्मपुत्र। तो ये मिल रही हैं, ये मिलने के बाद जिस रास्ते का निर्माण करती हैं उसे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कहते हैं। यहाँ बेसिन उपोष्ण कटिबंधीय होता है, मतलब थोड़ी सी ठंड होती है, जो 10 डिग्री नॉर्थ में है और 30 डिग्री उत्तर में है। उत्तरी अक्षांश 10 डिग्री से लेके और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक की है। गंगा नदी की कुछ सहायक नदियाँ घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि दिबांग नदी, लोहित नदी, तीस्ता, मानस इसे अपवाहित करती है, मतलब प्रवाहित करती है। बेसिन की मुख्य जो विशेषताएं हैं वो क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत और हिमालय की तलहटी, सुंदरवन डेल्टा यहाँ की जो फेमस है, सुंदरवन का डेल्टा बहुत फेमस है। यहाँ की जलवायु मानसून जलवायु हावी है। जलवायु मध्य जून से मतलब कि जून से सितंबर तक वर्षा होती रहती है। मिड जून 15 जून के बाद से 15 सितंबर तक वर्षा होती रहती है। यहाँ गर्मी में गर्म होता है ज़्यादा और सर्दियों में ज़्यादा ठंडा होता है। तल रूप की इसकी बात करें तो बेसिन क्षेत्र की स्थलाकृति विविध है। खड़ी ढलान वाले पर्वत हैं यहाँ पर। पर्वतीय क्षेत्र के लोग इसलिए कम ही रहते हैं, क्योंकि देखो जब ढलान एकदम खड़ी होगी, ऐसे खड़ी होगी, तो क्या यहाँ पे लोग रहना चाहेंगे? नहीं ना। अगर ऐसे होती तो यहाँ पे लोग रहना चाहते, लेकिन एकदम खड़ी है तो यहाँ पे लोग कम ही रहते हैं। मैदानी इलाकों में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। अगर यहाँ के मैदान की बात करें तो लोग कृषि ज़्यादा उगाते हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी होती है। मिट्टी होती है तो कृषि भी बहुत अच्छी होगी। और यहाँ पे जनसंख्या भी कैसी होती है? अधिक होती है। नेक्स्ट बच्चों आगे बढ़ते हैं।
चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम, है ना। आगे अगर हम बात करें धान यहाँ की मुख्य फसल है, जबकि अन्य फसलें भी उगाई जाती है, गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा, ये सारी। गन्ना तथा जूट यहाँ की नकदी फसल है। पश्चिम बंगाल और असम में यहाँ पे चाय फेमस है। बिहार और असम के कुछ हिस्सों में रेशम के कीड़ों की खेती भी की जाती है, जिनसे कि रेशम के कपड़े बनाए जाते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। पहाड़ों और पहाड़ियाँ में फसलें सीढ़ी नुमा खेती से उगाई जाती है, मतलब कि कुछ यहाँ उगा दी, फिर कुछ यहाँ उगा दी, फिर कुछ यहाँ उगा दी, ऐसे फसलें उगाई जाती थी। इसे हम सीढ़ी नुमा खेती बोलते हैं। यहाँ की वनस्पति क्षेत्र का वनस्पति आवरण भू आकृतियों के प्रकार के अनुसार अलग अलग होता है, मतलब कि जैसी जैसी जमीन वैसे वैसी वहाँ की वनस्पति। गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान की बात करें तो यहाँ सागौन, साल और पीपल के पेड़ ज़्यादा होते हैं। ब्रह्मपुत्र में बांस के पेड़ ज़्यादा होते हैं। उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और के हिस्सों में चीड़ होते हैं, जो पेड़ नहीं होते जिसमें लिक्विड सा निकलता रहता है, वो देवदार और शंकुधारी पेड़ देखे जाते हैं। शंकुधारी पेड़ कैसा होता है? शंकुधारी पेड़ ऐसा होता है, ऐसे वाला, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है वो ठंडी रहती है और ढलानें खड़ी होती है। नेक्स्ट है वन्य जीव। हाथी, बाघ, हिरण, बंदर आम है यहाँ के, और एक सींग वाला गैंडा जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के पास में पाया जाता है। और डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, घड़ियाल पाए जाते हैं। मछली यहाँ से की सबसे लोकप्रिय मछली की जो फेमस वैरायटी है वो है रोहू, कतला और हिल्सा। मछली और चावल इस क्षेत्र में रहने वालों का मुख्य आहार है। शहर और नगर की बात करें तो इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना और कोलकाता जैसे शहर जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है, गंगा नदी के किनारे रहते हैं। इन शहरों और उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट जल नदियों से छोड़ा जाता है, जिससे कि नदियाँ कैसी हो जाती है? प्रदूषित, मतलब फैक्ट्री वगैरह जो है अपना गंदा सामान, अपने कूड़ा वगैरह ये सब नदियों में बहा देते हैं, जिससे कि क्या होता है? नदियाँ खराब हो जाती है। आपने भी देखा होगा कि जो कूड़ा वगैरह है, जैसे कि हम पूजा का सामान है, पूजा की राख है, या फिर और भी चीज़ें आपके यहाँ पे होती है, तो हमने ये सुना है हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग कि उसे बहते हुए पानी में सिला देना चाहिए। तो बहुत से लोग यमुना नदी में, दिल्ली में यमुना नदी है तो उसमें डाल आते हैं, बट इससे नदियाँ कैसी हो जाती है? नदियाँ प्रदूषित हो जाती है। इसीलिए आपने भी देखा होगा छठ पूजा के उपलक्ष्य में जगह जगह पर पानी भर दिया जाता है कि यहाँ पर ये अपना जो आप है अपना पूजा करो, ठीक है। आपने देखा होगा विसर्जन के टाइम पे, गणपति विसर्जन के टाइम पे भी अलग अलग जगह पे पानी भर दिया जाता है कि आप गणपति की मूर्ति को यहाँ विसर्जन करो, या फिर अपने यहाँ पे कहीं पे मिट्टी है तो वहाँ पे गड्ढा खोद के उस मिट्टी में दबा दो, क्योंकि वो मिट्टी की होती है तो उसी में मिल जाती हैं, तो उससे कोई गलत नहीं होता है, ठीक है। अगर आप यमुना नदी में जाके विसर्जन करोगे तो वो प्रदूषित हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज परिवहन। परिवहन मतलब जो हमारी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला जो मार्ग होता है या फिर जो साधन होता है वह परिवहन है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में परिवहन के 4 तरीके हैं। एक तो सड़क मार्ग से जा सकते हो, एक रेल के द्वारा जा सकते हो, या जल मार्ग मतलब कि शिप वगैरह बोट से भी जा सकते हो। मैदानी क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पे हवाई अड्डे भी हैं। पर्यटन क्षेत्र मतलब घूमने की जगह, तो यहाँ पे घूमने की जगह है यमुना नदी के तट पर ताजमहल है उत्तर प्रदेश में, बिहार में बौद्ध स्तूप हैं, तो ये सारी चीज़ें हो, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। अगर इस चैप्टर में आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, इसमें कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं है तो आप मुझे बताना, ठीक है। बाय बाय।